देखिए ब्रजेश मिश्रा जी, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके थे आपके चैनल पे। मुझे ध्यान है हम लोगों ने जब भी डिस्कस किया तो बोला था उस समय कि हमारी 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है। अगर एक गांव में वायरस पहुंच गया तो शायद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जो 80% इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल बेड्स, वो कन्फाइंड हैं टायर 1 सिटीज़ को, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी। तो मतलब सिर्फ 20% इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा गाँव में बसता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर पेशेंट्स को क्या होगा, आपको हायर सेंटर रेफर करना पड़ेगा। वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या जो मंडल के लोग हैं, मंडल के जो जिले अस्पताल हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ भी ऑलरेडी ओवरलोडेड है। बिकॉज शहरों में भी ऑलरेडी पेंडेमिक अपनी चरम पे पहुँच चुका है और वो अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, दिक्कतें नहीं। और अभी एक दिक्कत और आएगी मोस्ट प्रॉब्ली, जो लग रहा है, बिकॉज जब एक गांव में फैलेगा, पेशेंट और बढ़ेंगे, लोड और बढ़ेंगे, डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, नर्सेस पॉजिटिव हो रही हैं, स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आने वाली है। तो मैं फिर आपके उस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार को चाहिए इस पहलू पे भी गंभीरता से सोचे कि कैसे हम अगले 6 महीने में, कि बिकॉज ये पैंडेमिक अगले 6 महीने तक चलेगा, किसी ना किसी जिले में कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं केसेस बढ़ेंगे, कहीं घटेंगे, बट ओवरऑल पूरे स्टेट की बात करें, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कई सारे देश इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए इस प्रदेश में लंबे समय तक कोविड का प्रकोप चलता रहेगा, तो उस समय हम मैन पावर कैसे मैनेज करेंगे, स्पेशली जो इसमें डॉक्टर, अगर गांव में हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होती तो हम शायद गांव में इस वायरस को नियंत्रित करने में कामयाब होते। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है वो एकदम से बहुत ही बुरी हालत में है, जिसके कारण ये संक्रमण का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार बहुत भयानक और बड़ा है? बिल्कुल। एक ये तो, इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलूँगा, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी कमी रही है कि जो हम लोगों ने, जो जनता ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करा, और जनता के जो रोल मॉडल थे, जो राजनीतिक नेतागण थे, चाहे बुद्धिजीवी थे, उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ाई, चाहे वो चुनाव कराने हो, चाहे कुंभ कराना हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसानों का प्रदर्शन हो, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे, सारी चीज़ें खुल गई, मॉल, थिएटर, पब्स, रेस्टोरेंट। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने जल्दबाजी करी, हमने देखा नहीं कि यूनाइटेड किंगडम जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश तरस रहा था, जूझ रहा था सेकेंड और थर्ड वेव से, वहाँ लॉकडाउन चल रहा था, जबकि वो लोग अपनी जीडीपी का 10-12% पैसा खर्च करते हैं हेल्थ केयर पे। तो हम लोग तो उनके सामने 10% भी नहीं करते, उनका खर्च करते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं उनसे सबक लेना चाहिए था, वो हमने डिले कर दिया। और जो रोल मॉडल थे, जो लोग थे, जो ऊपर से चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ऊपर से जो मैसेज जाता चाहिए था, चाहे वो सरकार लेवल पे था, चाहे प्रतिपक्ष लेवल पे था, या हमारे उस ब्यूरोक्रेट्स थे, या जो भी लोग थे, सब लोग कहीं ना, इवन डॉक्टर्स, हम लोग सब लोग रिस्पॉन्सिबल थे कि जनता को हमने पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता, गाइडलाइंस बनाई थी। लेकिन भारत के राजनेता इस देश की जनता को भेड़ और बकरियों की तरह व्यवहार करते हैं। वो डंडे से हाँकते हैं, सत्ता से हाँकते हैं, विपक्ष से हाँकते हैं, और कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार भारत की जनता के साथ यहाँ के राजनेता करते हैं। और कोई एक पार्टी नहीं, इसमें समस्त राजनीतिक दल शामिल है। शायद ये कारण बर्बादी का खुद भी जनता है। बिल्कुल सही करें, जिसको हरीश जी भी कोस रहे हैं कि सरकार को मत कहो, जनता को कहो। ठीक है, जनता ही जिम्मेदार अगर है तो भुगत भी तो वही रही है। सरकार से सवाल मत करिए। ऑक्सीजन नहीं है, सरकार से सवाल नहीं, दवा इंजेक्शन नहीं, सरकार से सवाल नहीं। हर चीज के लिए बस जनता ही जिम्मेदार मानी जाए, आलोचना मत करिए। अब आप मुझे बताइए कि ये वायरस कब तक रहने वाला है? नहीं, वायरस तो भी लंबा रहेगा। वायरस को हमें कंट्रोल करना है, खत्म तो नहीं हो रहा वायरस, सिर्फ कंट्रोल करना है, और थर्ड वेव ना आए उसका बचाव करना है। क्योंकि अगर कम भी होगा तो दोबारा कुछ लोग बच जाएंगे, 20-25% लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं होगा, वो एक अलग से कोहार्ट बन जाएगा, और फिर दोबारा थर्ड वेव आएगी, या जिनकी एंटीबॉडीज बीन ऑफ हो जाएंगी। तो इसलिए अगले 6-8 महीने में हमें ये चाहिए कि अपनी आबादी का, उत्तर प्रदेश की आबादी का 70% लोगों को हम वैक्सीनेशन करें। इसका एक ही उपाय है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं कंट्रोल करने का पैंडेमिक। एक मिनट, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, को प्रिकॉशंस आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही, क्या तीसरी लहर की भी संभावना है? बिल्कुल संभावना है। आपने भी देखा होगा बहुत सारे देशों में ऑलरेडी आ रही हैं। तो अगर इस नॉर्मली क्या होता है, वर्जिन पॉपुलेशन होती है, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है या जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा होता, वो लोग ससेप्टेबल होते हैं। अगर उनकी संख्या 20-25% से ज़्यादा रहेगी तो तीसरी लहर भी आ जाएगी। करंटली जो हमने सीरो कन्वर्जन देखा था पिछली स्टडीज़ में, जो बड़े शहर थे जहाँ में बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था, वहाँ भी 50% के आसपास, मैक्सिमम 40 से 50% सीरो कन्वर्जन था। तो वहाँ पर भी सेकेंड लहर आई, आपने देखा दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, यहाँ पे 40% तक सीरो कन्वर्जन था, उसके बावजूद भी सेकेंड
लहर आई तो उसके बाद अब जो दोबारा इन्फेक्शन हुआ हो सकता है उसे 70-80% तक सीरो कन्वर्जन हो गया होगा, तो 20-25% लोग तो गांव में तो बची जाएंगे, बिकॉज गांव में तो अब ये पहुंचा दूसरी लहर में हमारी ये हालत है, तो तीसरी में हम कहां पे है। होंगे? मेरी मतलब ये सोचकर ही मेरे मन में अजीब से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेदांता हॉस्पिटल के बहुत ही जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर रजनीश, आपका स्वागत। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना मामले में किस प्रकार के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आप लोगों के पास, सीवियरिटी का लेवल क्या है, क्या अधिक गंभीर हैं, और ये गंभीरता क्या पहले हफ्ते में ही हो जा रही है या लंबे दिनों तक होने के बाद हो रही है? जी, पिछली बार और इस बार में जो कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि इस बार जो लक्षण हैं कुछ एटिपिकल लक्षणों के साथ भी पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे डायरिया हो रहा है उनको सिर्फ, या हेडेक हो रहा है, या शरीर में दर्द, बॉडी एक हो रहा है। तो इस तरह के एटिपिकल लक्षणों वाले मरीज़ भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपना जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है वो हाई रखना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को बुखार रह रहा है, साथ में ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं जैसे दस्त आ रहा है या सर दर्द आ रहा है बुखार के साथ, तो निश्चित रूप से उसको कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। उसके साथ साथ जहाँ तक मॉर्टेलिटी का आपने प्रश्न किया, तो इस बार निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव है, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, वो कुछ ज़्यादा वर्लेंट तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि जो पहली कोरोना का पहली लहर थी उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज़्यादा थे। जी जी। और इस बार आप देख रहे होंगे तो सीवियर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जी जी। आईसीयू लेवल तक के, L3 लेवल तक के केसेस। इस बार यंग पेशेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं और यंग पेशेंट्स में भी हमें मॉर्टेलिटी देखने को मिल रही है। तो ये जो डबल म्यूटेंट जो सेकेंड वेव का वायरस है वो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा वर्लेंट है और कुछ गंभीर मामले हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं निश्चित रूप से। मैंने पाया है कि कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर ही इतना हाईली इन्फेक्टेड हो गए कि हफ्ते भर के में ही कई केसेस ऐसे आए मरीजों की जो कोलैप्स हो गए। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपका क्या मत है? हाँ, चूँकि इस बार का वायरस है वो पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट है, म्यूटेशन के साथ है, यूके वेरिएंट और साथ में अदर म्यूटेशन भी हैं। तो वो कई लेवल्स पे अपनी इम्यूनिटी को इवेट कर दे रहा है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी दोबारा से इन्फेक्ट हो जा रहे हैं जो प्रीवियसली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीनेशन नहीं करें, उनमें जो सीवियर डिजीज़ है वो नहीं हो रही है, पर हाँ वो इन्फेक्ट ज़रूर हो जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार जो वायरस है वो थोड़ा सा गंभीर है और उनमें कॉम्प्लिकेशंस रेट भी ज़्यादा है। किस प्रकार की सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर लक्षण आते हैं तो, और टेस्ट भी हो जाता है, तो क्या सावधानी तत्काल हमें बरतनी चाहिए? क्योंकि तमाम ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहला हफ्ता बहुत ही अहम होता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी जी, बिल्कुल। पहली चीज़ तो एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ टेस्ट पर रिलाई ना करें, क्योंकि इस बार हमारे पास टाइम विंडो थोड़ी कम है, क्योंकि पहला हफ्ता तो गंभीर है ही है, सेकेंड हफ्ते में हमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो और चूंकि पीसीआर के टेस्ट में कई बार 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है, तो अगर आपको लक्षण लगते हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं, पर अगर टेस्ट के रिपोर्ट में देरी हो रही है तो अपने किसी भी नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ज़रूर शुरू करें। दूसरी चीज़ काफ़ी जो हमें देखने को मिल रही है कि कई लोग टाइफॉइड मान के इलाज कर रहे हैं, कई लोग डेंगू मान के, कई पेशेंट्स में टाइफॉइड का टेस्ट क्रॉस रिएक्ट कर रहा है कोविड के साथ। तो ऐसा नहीं है कि उसको, तो क्या आप ये चाहते हैं कि हर बुखार को कोरोना माना जाए? नहीं, चिकित्सक की सलाह से अगर आपको फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सिर्फ घर ये ना बैठे कि हम पीसीआर का टेस्ट दे दें। टेस्ट करा लेना चाहिए। जी जी, टेस्ट तो करा लें, पर टेस्ट के लिए रिपोर्ट का इंतजार 4 दिन तक घर में बैठ के ना करें। डॉक्टर गुप्ता कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो यस डॉक्टर गुप्ता, प्लीज गो अहेड। जी, मैं फिर कहूँगा, इस समय किसी को भी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, हेडेक है, बॉडी एक है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, स्किन में रैश है, थकावट है, इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम हैं तो ये कोरोना है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक आप टेस्ट करके रिपोर्टिंग नहीं, अगर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है और आपके सिम्टम खत्म नहीं हो रहे हैं तो गेट और HRCT डन चेस्ट, छाती का CT स्कैन जरूर करा लें। बहुत सारे 20 से 25% केसेस ऐसे हैं जिसमें RT-PCR नेगेटिव आ रहा है और CT स्कैन में फाइंडिंग आ रही है। तो कृपया करके कोई भी फीवर है, कोई भी सिम्टम्स है, उसको जब तक कोरोना ही माने, जब तक इसका कंफर्म ना हो जाए और तब तक अपने आप को आइसोलेट तुरंत कर दें जब तक आपका रिपोर्ट ना आए। आज एक अहम बात मैं आपको बताता हूं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का एक स्टेटमेंट आया है। अब वो स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया आई डोंट नो, अब आप लोग विशेषज्ञ हो बताओगे। उन्होंने कहा कि ये बात बात पर आप लोग CT स्कैन ना कराएं, CT स्कैन कराने से बचें। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारा RT-PCR निगेटिव आ रहा है लेकिन लक्षण हमें पूरे हैं। तमाम लोगों का कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुए वो तब जब CT स्कैन की रिपोर्ट आई, उनके लंग्स में पैचेस नजर आए। तो आप एक तरफ कह रहे हैं CT स्कैन ना कराओ और दूसरी तरफ बहुत लोगों का RT-PCR निगेटिव होते हुए CT स्कैन से पता चला उनकी जान बची। तो CT स्कैन ना करने से तो बहुत नुकसान हो जाएगा अगर जिनके लक्षण है तो।
तो सीटी स्कैन का सर जो इंडिकेशन है, एक तो पहला इंडिकेशन तो यही है, अगर आपको सिम्टम्स हैं और कोविड सस्पेक्ट के सिम्टम्स हैं और अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है तो सीटी स्कैन कराना है कंफर्म करने के, नंबर 1, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है और उसमें बड़ी जल्दी फाइंडिंग्स मिल जाती है। नंबर 2, डे 5 डे 6 के बाद अगर आपका फीवर लगातार परसिस्ट कर रहा है, हाई ग्रेड, चेस्ट में पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपका सेचुरेशन 92 93 से नीचे फॉल हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट करंट मोर देन 24 चल रहा है लगातार, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सीटी स्कैन चेस्ट जरूर करा देना चाहिए। उससे हमें पता लग जाएगा कि अंदर एक सवाल और है जो दर्शक काफी मात्रा में सवाल कर रहे हैं, सीटी स्कैन बेहतर माध्यम है फाइंडिंग्स का या फिर एक्सरे? एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा, आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी और सीटी स्कैन में बहुत सारी फाइंडिंग मिल जाएंगी। तो एक्सरे कोई रोल नहीं है इसमें, बहुत मिनिमल, जब बहुत डिजीज बड़ी हो जाएगी, जब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी एक्सरे में विजिबल होगा, अदरवाइज एक्सरे में कुछ भी नहीं दिखेगा। बेहतर है सीटी स्कैन ही कराएं, HRCT चेस्ट बोलते हैं, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन। जी इसमें एक चीज मैं ऐड करना यस डॉक्टर श्रीवास्तव तो प्लीज। सीटी को लेके बहुत कंफ्यूजन है। सीटी हाँ कि सीटी से नुकसान होता है, सीटी से कुछ दोनों क्या है? चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूजन है। सीटी स्कैन को लेके बहुत ओवर एंथुसियाज्म है, हर आदमी जैसे ही कोविड पॉजिटिव टेस्ट आती है सीटी कराने लगता है। तो जैसे आपने बोला कि गुलेरिया जी ने बोला है कि सीटी को लेके बहुत एंथुसियास्टिक ना हो। सीटी के कुछ इंडिकेशंस हैं जैसे डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया। पहला इंडिकेशन ये है कि सस्पेक्टेड डायग्नोसिस जो कि पीसीआर में हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पीसीआर में हम सिर्फ 100 में से 70 केसेस को ही पकड़ पा रहे हैं, 30 केसेस को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसे हम फॉल्स नेगेटिव बोल रहे हैं। वो एक्चुअली में कोविड होते हैं पर वो कोविड टेस्ट में नहीं आते हैं। तो ये पीसीआर के साथ सबसे बड़ा समय है कि एक तो वो समय लेता है, 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है और कहीं नेगेटिव आ जाती है तो पेशेंट अपने आप को कोरोना नेगेटिव मान के बैठ जाता है और टाइफाइड का इलाज करता है और तब तक बीमारी बढ़ती जाती है। पर एक बात बताओ आप कि हमें इन्फेक्शन कितना लंग्स में फैल चुका है, सीवियरिटी का लेवल क्या है लंग्स में, ये जानने का हमारे पास और क्या माध्यम है अगर सीटी ना कराएं जी तो? मेन माध्यम तो हमारा ऑक्सीजन लेवल है। जितनी भी गाइडलाइंस है उसमें डिजीज सीवियरिटी को 2 ही कारणों से क्लासिफाई किया है। पहला ऑक्सीजन लेवल और दूसरा रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट नापना थोड़ा आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल को ही हमें मेन माध्यम मानना चाहिए। सीटी स्कैन डिजीज सीवियरिटी क्लासिफाई करने में मदद तो कर सकता है, पर जो मेन टेस्ट है वो हमारा ऑक्सीजन लेवल है। तो जैसे मैं एक और क्वेरी है, मैं आपको काट नहीं रहा है, क्वेरी है, तमाम लोगों का ऐसे केसेस हैं मेरे पास, केस स्टडी है जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस था लेकिन अगली मॉर्निंग वो कोलैप्स कर गए। नहीं, वो 95 से धीरे धीरे ही नीचे आएगा, मतलब आधे घंटे में कोलैप्स नहीं करेंगे। वो हो आधे सकता है घंटे नहीं, next morning। दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, मे बी उनको थ्रोम्बस जैसे खून मैं के यही तो थक्के कह रहा हूँ कि वो जानने का तरीका क्या है, क्योंकि किसी की जिंदगी की बात है ना। देखिए जो अनफॉर्चुनेटली सडन कोलैप्स हो रहे हैं उनमें तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अगर आपका अभी एकदम 95 है और अचानक से आपके ब्लड के थक्के जम गए फेफड़े में और सडनली आधे घंटे में कोलैप्स हो गए तो वो अनफॉर्चुनेट। ओके डॉक्टर गुप्ता कुछ मेंशन करना चाहते हैं? डॉक्टर गुप्ता गो अहेड प्लीज। अगर आपको मैंने जैसे बताया कि सिम्टोमेटिकली क्लिनिकली अगर आपको ये फीचर्स मिल रहे हैं कि अगर रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा तेज चल रहा है, आपका पल्स सेचुरेशन 95 से कम, थोड़ा सा भी कम हो रहा है, या आपको चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, या थोड़ा सा भी ड्राउजीनेस हो रही है, अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस करनी कि लंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है तो सीटी स्कैन शुड बी डन। अगर इजीली अवेलेबल है, बहुत सारे छोटे शहरों में सीटी स्कैन पॉसिबल नहीं है, शायद इसलिए हम लोग नहीं उसको एम्फसाइज कर रहे हैं, बट अर्ली डायग्नोसिस के लिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर कोरोना में मरीज को बचाना है तो हमें अर्ली डायग्नोसिस चाहिए और एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। फर्स्ट फेज में अगर हमें एंटीवायरल ड्रग देनी है फर्स्ट वीक में या 10 डेज में और बाकी दवाइयां देनी है, और सेकेंड वीक में स्टेरॉइड देने, अगर लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा तो हमें स्टेरॉइड स्टार्ट करने, वो तभी पता लगेगा जब आप सीटी स्कैन करवाएंगे। और बहुत बार सीटी स्कैन में माइल्ड टू मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट होता है, मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट मींस स्कोर 15 के आसपास है, फिर भी आपका सेचुरेशन फॉल नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ, बट वो सीटी में ही पता लगता है, तो उनको हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, उसमें हो सकता है हमें स्टेरॉइड देना पड़े। ऑलराइट, हरीश श्रीवास्तव जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आप उत्तर प्रदेश की